हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीए शीतला चौहान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सीए चौहान जी। आज का वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग करने का इंपॉर्टेंस क्या है, हमें क्यों बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना चाहिए, क्यों हमारे दुकान में खाता होना चाहिए, क्यों हमें बिल बनाना चाहिए। वो सबका इंपॉर्टेंस मैं बताऊंगी और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हमें क्यों मेंटेन करना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अगर कुछ चीज हमें बाइंडिंग ना करे तो हम लोग उसका इंपॉर्टेंस नहीं समझते। जैसे कि मान लीजिए, हमारे इनकम टैक्स, जीएसटी, कंपनीज एक्ट, ये तीनों एक्ट हमें बताता है कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट को मैंडेटरी मेंटेन करना चाहिए। और अगर हम लोग नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर पेनल्टीज रहता है, हमारे ऊपर प्रोसिक्यूशन रहता है, जेल का प्रोविजन रहता है, बहुत कुछ रहता है। तो इस डर से ही लोग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं। लेकिन मैं आपको ये तो मैं बताऊंगी कि ये लो हमें बोलता है ये मेंटेन करने के लिए, लेकिन मैं साथ में ये भी बताऊंगी कि अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं तो आपका रियल लाइफ में, आपका रियल बिजनेस का ग्रोथ के लिए भी वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक कीपिंग। अब मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सा सेक्शन हमें बोलता है कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना चाहिए और कौन कौन सा एक्ट बोलता है। तो सबसे पहला एक्ट हमारा क्या होता है, हमारा इनकम कौन कंप्यूट करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और इनकम कंप्यूट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें सेल प्रॉफिट ये सब चाहिए। तो अल्टीमेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट के ऊपर बात करता है। जीएसटी, जीएसटी क्यों बात करता है, जीएसटी में हम लोग सेल के ऊपर टैक्स देते हैं। तो अगर हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा कि हमारा सेल कितना है तो कैसे पता चलेगा कि हमें कितना पे ऊपर टैक्स देना है। तो ये जीएसटी हो गया। तीसरा, कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट 2013 भी बताता है कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना चाहिए। ये क्यों बताता है, आपका अगर बुक्स ऑफ अकाउंट होगा ही नहीं तो आपका कंपनीज का रिकॉर्ड, स्टेट्यूटरी कंप्लायंसेस आप कैसे पूरा करेंगे। तो ये तीन लॉ है जो हमें बताता है हमें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले हमेशा इनकम के ऊपर टैक्स आता है, तो हम लोग पहले इनकम टैक्स से स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 44 ए हमें बताता है कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट क्या क्या मेंटेन करना है। रूल 6 एफ हमें बताता है कि क्या बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना चाहिए और कितने पीरियड के लिए करना चाहिए। और 271 बी और 270 ए, ये सब जो जो भी सेक्शन है ये हमें बताता है पेनल्टीज क्या हो सकता है। तो चलिए, हु मस्ट मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, किस किस को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना ही करना है। एडवोकेट, मेडिकल, डॉक्टर, डेंटिस्ट, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, अकाउंटेंट, टेक्निकल कंसल्टेंट, इंटीरियर डेकोरेटर, फिल्म आर्टिस्ट, आप फिल्म प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर हो तो भी कब करना पड़ेगा, इस सबका एक लिमिट है। अगर आपका ग्रॉस रिसिप्ट एक्सिड 1.5 लाख इन एनी ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब यह है कि मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए आपका अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है, 25-26 चल रहा है ना। तो इसका पिछला 3 साल क्या हो गया, फाइनेंशियल ईयर 24-25, 23-24, 22-23। तो ये तीनों साल में कोई भी एनी 1 ईयर आपका अगर 1.5 लाख पार हो जाता है, ठीक है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। या फिर अगर आपका फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोफेशन है, ठीक है, तो अगर आपका एक्सपेक्टेड है, आपको उम्मीद है कि मेरा ये जो फिगर है वो मेरा पार हो जाएगा, तब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी है। याद रखिएगा, एडवोकेट, लॉयर, अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस, इंटीरियर डेकोरेटर, फिल्म आर्टिस्ट, इन लोगों को मेंटेन करना ही पड़ता है। अदर बिजनेस, अब मान लीजिए अगर ये प्रोफेशन नहीं है तो अब अदर बिजनेस क्या हो गया, जैसे ग्रोसरी हो गया, बिजनेसमैन हो गया, किसी का बुक का दुकान है, किसी का हार्डवेयर का दुकान है, ये सब के लिए अब क्या हो गया, अब इसमें भी दो कैटेगरी होता है। एक होता है इंडिविजुअल और हाफ मीन्स, एक हम लोग अपने नाम से करते हैं प्रोप्राइटरशिप में या एचयूएफ, और एक होता है कंपनीज, पार्टनरशिप, फर्म, ये सब का। तो अगर हम लोग अपने नाम से कर रहे हैं या हम लोग एचयूएफ है तो क्या हो गया, अगर हम लोगों का टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा हो गया, ठीक है, कौन सा, लास्ट 3 ईयर में, मतलब ये तीनों में कोई भी साल में अगर कितना हो गया, 25 लाख से ज्यादा मेरा क्या हो गया, टर्नओवर, या फिर इनकम जो हो गया मेरा 2.5 लाख से ज्यादा हो गया इनकम, तो भी मुझे मेंटेन करना कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है। और अगर नया बिजनेस है तो एक्सपेक्टेड है कि मेरा ये पार हो जाएगा, तब मुझे मेंटेन करना पड़ेगा। अब आप पूछोगे, बोलोगे कि मैडम हमें एक्सपेक्टेशन कैसे आएगा। आप समझ लीजिए, मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि आप समझ लीजिए मेरा एक ग्रोसरी का शॉप है, ठीक है, मैंने दुकान खोला, मेरा ये नया बिजनेस है। अब दुकान खुलते ही मेरे पास सीएम आ गया या कोई भी आगे बोल दिया कि अब तुम जितना भी गरीब बच्चा है उसको तुम्हारे दुकान से हम लोग मिल्क विल्क सप्लाई करेंगे। तो मैंने एक उनसे पूछा कि लमसम आप कितना का काम दे दोगे मुझे, तो उसने मुझे कहा कि 30-40 लाख का मैं तो आपको दे दूंगा। और इसके साथ साथ मेरे साथ क्या कर दिया, एक एमओयू साइन करवा लिया, एक एग्रीमेंट साइन हो गया। अब क्या होगा, मेरा एक्सपेक्टेशन हो गया ना कि हमको फ्यूचर में 30 लाख का काम तो इस आदमी से, ये सीएम से मिलने वाला है।
तो क्या हो जाएगा, मेरा एक्सपेक्टेशन, मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू भी रहेगा। अगर 2.5 लाख या 2,50,000 से ज़्यादा, तो भी हमको रिटर्न मीन बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना ज़रूरी है। अब अदर देन इंडिविजुअल और हब क्या हो गया, कंपनीज हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया। तो उसके लिए क्या है, अगर वो अपना टर्नओवर 10 लाख पार कर देता है या फिर इनकम 1,20,000, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। हाँ, ये हो गया, ये हो गया अपना, 1 मिनट। हाँ, ये हो गया, ये था प्रोफेशनल के लिए, इन लोग के लिए, ठीक है। ये था इंडिविजुअल के लिए एंड HUF के लिए। अब एक और आ गया, जिसका था टर्नओवर हायर देन 10 लाख और इनकम जो है 1.2 लाख। ये किसके लिए है, कंपनीज, फर्म, AOP और भी जो भी है, BOI, ये सब के लिए। ओके, तो ये सब लिमिट है, ठीक है। ये सब पार होते ही आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। अब आ गया प्रिजम्पटिव इनकम। अगर हम लोग, ये सब भी है, लेकिन अगर हम लोग प्रिजम्पटिव इनकम ऑप्ट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलते थे, हमें मेंटेन नहीं करना पड़ता था। लेकिन उसके लिए भी एक क्राइटेरिया, वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। प्रिजम्पटिव इनकम के ऊपर मैंने इतना चर्चा किया, मैं इसको इस बार शॉर्ट में बोलती हूँ। प्रिजम्पटिव इनकम क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने अपना सेल किया, तो आपको सरकार बोल रहा है कि एक काम करो, आपका एक लिमिट अमाउंट तक अगर सेल होता है, उसका आप 6%, 8%, या फिर मान लो जो भी है 44AD, 44AA, ADA, 44AE, ये सब सेक्शन में अपना अपना स्पेसिफाइड रेट है। उस हिसाब से आप प्रॉफिट को मान लो, ठीक है, डीम्ड प्रॉफिट मान लो, और उसके ऊपर जो टैक्स होता है वो दे दो। तो अगर हम लोग वो ऑप्ट करते हैं तो हमें मेंटेन करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग ये ऑप्ट नहीं करते हैं तो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरत है। इसका मतलब है, मैं आपको उसको सिंपल में समझा दूं, अगर हम लोग प्रिजम्पटिव इनकम नहीं ऑप्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है। अगर हम लोग प्रिजम्पटिव इनकम ले रहे हैं, तो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करने से भी होगा, क्योंकि 44AD, 44ADA ये सब बोलता है कि अगर हम लोग इसमें जा रहे हैं, तो हम लोग खुद ही बोल रहे हैं कि हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि कंपनीज ये सबको प्रिजम्पटिव इनकम का जो बेनिफिट है वो नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड है बहुत सारे चीज़ में। अब आ गया, मैंने सेक्शन 44AA पूरा बता दिया कि इसमें हमें मेंटेन करना है। अब क्या क्या मेंटेन करना है, अब ये भी तो आपको जानना होगा ना, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट का डेफिनेशन में क्या क्या आता है। तो चलिए, कैश बुक, लेजर, ठीक है, जर्नल्स, ये सब मेंटेन करना पड़ेगा। अगर हम लोग मर्केंटाइल को फॉलो करते हैं तो हमें जर्नल भी मेंटेन करना पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं, मर्केंटाइल और कैश बेसिस क्या होता है, मैंने हम जो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं, दो बेसिस होता है, कैश बेसिस और मर्केंटाइल बेसिस। मैं आपको बता दूं तो कैश बेसिस क्या है और मर्केंटाइल बेसिस क्या है, एक एग्जांपल के साथ। आप समझिए, आपने मुझे सेल किया गुड 10 लाख रुपए का, डन। मैंने क्या किया, आपको बोला कि मेरे पास तो अभी पैसा नहीं है, मैं आपको 5 लाख अभी देती हूँ और 5 लाख मैं आपको फ्यूचर में दे दूंगी। तो आपने बोला कि ठीक है, डन। तो आप क्या किया, अगर आपने कैश बेसिस में अपना बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन किया है, तो आप क्या करेंगे, अपना सेल खाली 5 लाख बुक करेंगे जितना आपको मिला है। ठीक है, मीन्स मैंने आपसे खरीदा है 10 लाख का, लेकिन मैंने दिया है आपको 5 लाख, तो आप खाली 5 लाख की रिपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर आप मर्केंटाइल फॉलो कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, मैंने आपसे सेल एक्चुअल में तो लिया है माल 10 लाख का, और 5 लाख दिया है, और 5 लाख मैं फ्यूचर में दूंगी, लेकिन मैं दूंगी ना। तो आप क्या करेंगे, 10 लाख को बुक करेंगे और 5 लाख को अपना बैलेंस शीट में खड़ा कर देंगे कि आपको शीतल राउत से इतना पैसा मिलना बाकी है। ठीक है, ये हो गया कैश और मर्केंटाइल। कैश मतलब जितना आपको एक्चुअल में पैसा मिला है या बैंक में आया है उतना ही शो कीजिए, और मर्केंटाइल मतलब फ्यूचर में अगर आपको देना लेना भी है, लेकिन आपको पता है कि इसके साथ में ट्रांजेक्शन होना है, तो आप उसको पूरा अमाउंट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, अब आ गया डॉक्यूमेंटेशन कैसे मेंटेन करना होगा। कोई भी अगर बिल या फिर कोई भी अगर रिसिप्ट है, तो उसके पीछे अगर 25 रुपया से ज़्यादा है, तो आपके उसके पीछे कार्बन कॉपी लगाना पड़ेगा। फिर आपका अगर कोई भी पेमेंट वेमेंट करते हैं एक्सपेंसेस के लिए, अगर 50 रुपया से ऊपर है, तो आपको ओरिजिनल बिल, पेमेंट वाउचर, ये सब रखना होगा। ठीक है, अब मेडिकल प्रोफेशनल के लिए, ये पहले नहीं था, ये मेडिकल प्रोफेशनल के लिए ऐड किया गया है। ये क्या बोल रहा है, अगर आप मेडिकल प्रोफेशनल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेली केस रजिस्टर। मान लीजिए आज OPD में आपका 3-4 पेशेंट आया, वो 3-4 पेशेंट का रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, इन फॉर्म C, एक C फॉर्म है, उसके फॉर्मेट में आपको रखना पड़ेगा। दूसरा, आपको आपका ड्रग्स एंड कंज्यूमेबल्स जो भी है, मेडिसिन, ये सबका इन्वेंट्री का भी रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। ये सिर्फ मेडिकल प्रोफेशनल्स लोगों के लिए है, ये नया है, इसको ध्यान से रखिएगा याद। ठीक है, अब
मैंने शुरू में बता दिया किस किस को मेंटेन करना चाहिए, मैंने ये भी बता दिया क्या क्या मेंटेन करना चाहिए। अब इसको कितना दिन तक रखना चाहिए, अब तो क्या अब हम इसे जीवन भर के लिए थोड़ी ना रख सकेंगे, कितना स्टोरेज खाएगा ये। तो इसके लिए बताया गया है कि आपको ये रखना होगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां पे रखिए, ठीक है। और इसको रिटेन करना पड़ेगा 6 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, मतलब आपको 6 साल के लिए इसको अपने पास मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया इनकम टैक्स। अब इसका कंसिक्वेंसेस क्या है, जहां पे डर नहीं होगा वहां पे वो चीज का कंप्लायंसेस ढीला हो जाएगा, तो ये डर है, ये देखिए नॉन कंप्लायंस नहीं करने से क्या क्या हो सकता है। अगर हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन नहीं करेंगे तो हमें 25,000 का पेनल्टी लगा सकता है 271A के अंदर, ठीक है। फिर पेनल्टी अंडर 271B ये बोलता है कि अगर हम लोग ऑडिट करने के लिए एलिजिबल थे और हमने ऑडिट नहीं किया तो 0.5% ऑफ द टर्नओवर और 1.5 लाख विच एवर इज लोअर, मीन्स मैक्सिमम 1.5 लाख तक का भी आपका पेनल्टी लग सकता है। फिर आ गया नॉन कंप्लायंसेज ऑफ 270A एंड 271(1)(c, मतलब मान लीजिए अगर हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन ही नहीं करेंगे तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि हमारा इनकम कितना हो रहा है, क्या हो रहा है। तो अगर डिपार्टमेंट ने अपने हिसाब से निकाल लिया तो हमारे ऊपर नोटिस भी आ सकता है अंडर रिपोर्टिंग का या मिस रिपोर्टिंग का, ये सब का नोटिस आ सकता है। तो इसमें क्या होगा, हमारा पेनल्टी जो है वो 50% से 200% तक भी जा सकता है। और 271(1)(c बोलता है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम लोग डिपार्टमेंट को नहीं देते या फिर हम लोग कोऑपरेट नहीं करते तो हमारे ऊपर पेनल्टी लग सकता है। तो ये पूरा था इनकम टैक्स के हिसाब से। इनकम में मैं इसको एक बार इनकम टैक्स का मैं समअप करती हूँ। इनकम टैक्स बोलता है कि डॉक्टर प्रोफेशनल अगर इन लोगों को रिटर्न लगाना हो, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। अगर उसका टर्नओवर क्या होगा, मीन्स ग्रोस इफ से 1.5 लाख पार हो जाता है कोई भी एक साल में इन द लास्ट 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में। और इंडिविजुअल अगर हाफ है तो आपका 25 लाख टर्नओवर और 2.5 लाख इनकम। और अगर आप अदर देन इंडिविजुअल और हाफ है, मतलब कंपनीज पार्टनरशिप फॉर्म एओपी ये सब है, तो टर्नओवर 10 लाख और इनकम जो है 1,20,000, ठीक है। और अगर आप प्रिजम्पटिव ऑप नहीं करते तब भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, अगर आप प्रिजम्पटिव ऑप करते हैं तो मेंटेन करने का जरूरत नहीं है। और रूल 6F बताता है कि क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, वो मैंने बता दिया। कितना पीरियड करके लिए, 6 साल के लिए आपको रखना पड़ेगा। नॉन कंप्लायंसेस भी मैंने आपको बता दिया। अब आगे जीएसटी एक्ट, अब आ गया इनकम टैक्स खत्म, अभी जीएसटी। जीएसटी हमें क्या क्या बताता है कि क्या क्या मेंटेन करना चाहिए। मैं लास्ट में आपको एक क्रक्स बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा बुक्स ऑफ अकाउंट अगर लो रेगुलेशन ना बोले तो भी मेंटेन करना चाहिए। जीएसटी हमें बोलता है एनी रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, एनी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर मस्ट मेंटेन अकाउंट्स एट देयर प्रिंसिपल एंड एनी एडिशनल बिजनेस प्लेस एज लिस्टेड ऑन जीएसटी सर्टिफिकेट। जीएसटी बोला कोई भी अगर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना चाहिए, कहाँ पे, जो जो एड्रेस जीएसटी में दिया गया है वहां पे। इवन अगर आप वेयर हाउस या ट्रांसपोर्टर है, आप रजिस्टर्ड ना हो, मतलब आपका जीएसटी नहीं है, तो भी आपको कंजाइनर और कंजाइनी का डिटेल मेंटेन करना पड़ेगा। फिर आ गया एवरी रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट मेंटेन ट्रू एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड्स ऑफ जीएसटी। क्या क्या रिकॉर्ड है देखिए, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कंपनी है या कुछ भी है तो आपको मैन्युफैक्चर कितना हुआ, प्रोडक्शन कितना हुआ, उसका डिटेल रखना पड़ेगा। इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई मीन्स आपने कितना परचेज किया उसका भी रिकॉर्ड, आपने कितना सेल किया उसका भी रिकॉर्ड। स्टॉक ऑफ गुड मीन्स इन्वेंट्री का भी रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा। आईटीसी अवेल्ड मतलब कितना कितना आईटीसी आपने अवेल किया उसका भी रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। और आउटपुट टैक्स पेबल मीन्स सेल करने पे आपका कितना टैक्स लाइबिलिटी उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। और एनी अदर प्रिस्क्राइब रिकॉर्ड्स मीन्स और कोई भी अगर प्रिस्क्राइब रिकॉर्ड गवर्नमेंट बताता है फ्यूचर में तो हमें मेंटेन करना पड़ेगा। ये हमेशा एनी अदर प्रिस्क्राइब रिकॉर्ड जो रहता है ये गवर्नमेंट अपना सेफ्टी के लिए रखते हैं ताकि वो कुछ भी मांग सके। और जब हम लोग बोले कि ये डॉक्यूमेंट तो रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी नहीं है तो उसमें बोल देंगे उन लोग कि आपका देखिए एनी अदर प्रिस्क्राइब रिकॉर्ड है, उसके अंदर ये सब आ गया, ठीक है। रूल 56 बताता है कि कुछ कुछ जो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर है या आरसीएम वाला है उन लोगों को कुछ एक्स्ट्रा रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो ये 56 बताता है। अब फॉर्म इंटीग्रिटी एंड रिटेंशन क्या फॉर्म में रखना चाहिए, आप मैनुअली भी रख सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली भी रख सकते हैं। मैनुअली रखेंगे तो आपको सीरियली नंबर होना चाहिए, इलेक्ट्रिक रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक वे में रखेंगे, डिजिटल रखेंगे तो आपको डिजिटल साइन होना चाहिए। और प्रॉपर ऑडिट ट्रायल्स होना चाहिए। अब मैं एक ऑडिट ट्रायल्स के ऊपर एक वीडियो है हमारा, ठीक है, उसको भी आप देख लीजिएगा एडिट लॉग्स के ऊपर। ऑडिट ट्रायल्स को मैं शॉर्ट में बताती हूँ। मीन्स अगर आप कोई भी चेंजेस करते हैं तो ऑडिट ट्रायल्स का मतलब ये होता है कि आपका हिस्ट्री भी सेव होते रहता है। मीन्स आप अगर मान लीजिए आज आपने 10 लाख का परचेज दिया फिर कल आप उसको चेंज करके 8 लाख कर दिए तो आपका हिस्ट्री सेव हो जाएगा कि 2 लाख का मॉडिफिकेशन हुआ था। तो ये भी आपको मेंटेन करना जरूरी है। और कोई ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जितना भी डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट अगर मांगता है तो आपको उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने ये मेंटेन नहीं किया ये नहीं किया वो ऐसा नहीं चलेगा। अब
आपका जीएसटी क्या बोलता है, कितना पीरियड तक आपको रिटेन करना पड़ता है। इनकम टैक्स तो बोलता है 6 साल के लिए, जीएसटी क्या बोल रहा है, जीएसटी का एज पर रूल 36 बोलता है कि आपको 72 मंथ मीन्स 6 ईयर फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न। मीन्स जीएसटी भी बोलता है कि आपको 6 साल तक के लिए अपना बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना जरूरी है, ठीक है, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर ऐसे समझ लीजिए, अभी क्या चल रहा है 25-26, इसका ड्यू डेट है एनुअल रिटर्न लगाने का 31 दिसंबर 2026, ठीक है। इसका 6 साल तक आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। नॉन कंप्लायंस, अगर हम लोग कंप्लायंसेस नहीं करेंगे तो क्या होगा, फेलिंग टू मेंटेन और फर्निश डॉक्यूमेंट अलाउ द टैक्स ऑथोरिटी टू एस्टिमेट टैक्स लायबिलिटी अप्लाइंग सेक्शन 73-74। सेक्शन 73-74 सेक्शन बहुत ही डेंजरस है। 73-74 सेक्शन ऑफ जीएसटी जो है वो बताता है आपका फ्रॉड और नॉन फ्रॉड केस। इसका मतलब ये अगर हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन करेंगे तो डिपार्टमेंट वाला लोग क्या कर सकते हैं, हमारा 73-74 में हमारा टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको नीचे दिखाती हूँ 73 क्या बोलता है। 73 बोलता है नॉन फ्रॉड एरर, मतलब आप कुछ डिस्क्रिपेंसी डिपार्टमेंट को पता चला और वो उसको लग रहा है कि आपने फ्रॉड नहीं किया है लेकिन आपका ये डिस्क्रिपेंसी है, तो इसमें कितना पेनल्टी लगता है देखिए, 10% ऑफ द टैक्स ड्यू, मिनिमम 10,000, मैंने मिनिमम 10,000 तो लगेगा ही अगर ये सेक्शन में पढ़ा तो, या 10% ऑफ द टैक्स ड्यू। अब आ गया 74 से सब कोई डरते हैं, फ्रॉडुलेंट इंटेंट, मतलब आपका इंटेंशन ही फ्रॉड है, ठीक है। पेनल्टी 100% ऑफ टैक्स इविडेट या मिनिमम 10,000 प्लस पॉसिबल इम्प्रिजमेंट 1 से 5 डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट, ठीक है। मतलब 100% ऑफ द टैक्स इवेडेड, मतलब आपका टैक्स लाइबिलिटी अगर 10 करोड़ बन रहा है तो 100% पेनल्टी लगा के वो 20 करोड़ हो जाएगा, क्योंकि 10+10, ठीक है, और जेल भी हो सकता है। तो ये सेक्शन है। फिर आ गया 122, ये बोल रहा है अगर मेंटेन नहीं किया हम लोग अकाउंट्स तो हमारा पेनल्टी लग सकता है 10,000 और टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व विच एवर इज हायर। फिर 125 बोलता है 25,000 का पेनल्टी लग सकता है। फिर टैक्स डिटर्मिनेशन एंड कॉन्सिफिकेशन, अगर लग रहा है कि आप फ्रॉड या नॉन फ्रॉड केस में है तो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट समझिए ये गुड्स ये सब है वो उसको कॉन्सिफिकेट भी कर सकता है। तो आपका जीएसटी को भी मैं एक बार समअप कर देती हूँ। ये क्या बोल रहा है, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। वेयर हाउस और ट्रांसपोर्टर है तो वो रजिस्टर हो चाहे नहीं हो उसको मेंटेन करना पड़ेगा, कंजाइनर और कंजाइनी का डिटेल, और जो भी ये है क्या क्या मेंटेन करना पड़ेगा, कितना सेल किया है, कितना परचेज किया है, स्टॉक का इनपुट कितना अवेल किया है, कितना उसका टैक्स लाइबिलिटी बन रहा है, मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर रहा है, उसका यूनिट्स प्रोडक्शन का, ठीक है। 6 साल तक रखना पड़ेगा, मैनुअली और इलेक्ट्रॉनिकली भी रख सकता है। अब आ गया कंपनीज एक्ट, हम लोग दो पढ़ लिया, अब एक आ गया कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट 2013 भी बताता है कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना चाहिए। तो ये कौन सा सेक्शन बनाता है, सेक्शन 128। ये क्या बोलता है कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना चाहिए कितना पीरियड के लिए, 8 ईयर के लिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप कंपनीज है तो आपको 8 साल के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है। अब ये आप पूछोगे कि इन कंपनीज का डेफिनेशन में बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है, कंपनीज का डेफिनेशन में बुक्स ऑफ अकाउंट होता है ऑल द मनी रिसीव्ड और एक्सपेंडेड, कोई भी पैसा आपको मिला है या खर्चा किया है उसका वाउचर, सेल या परचेज, ठीक है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का रिकॉर्ड, कॉस्ट आइटम, अगर आपका कंपनीज का मैन्युफैक्चरिंग है ये सब है तो कॉस्ट आइटम अंडर सेक्शन 148, अगर आपका 148 के अंदर कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है तो आपको ये भी मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम लोग नॉन कंप्लायंसेस करते हैं तो क्या होगा, जो भी आपका कंपनी है उसका एमडी, डायरेक्टर, सीएफओ, फाइनेंशियल ऑफिसर, ये सबको 50,000 से 5 लाख तक का पेनल्टी लग सकता है और साथ ही साथ जेल भी हो सकता है, ठीक है। और एडिशनल कंसिक्वेंसेज मैं आपको बता देती हूँ, अगर हम लोग नॉन कंप्लायंसेस करते हैं कंपनीज में तो उसका जो डायरेक्टर होता है ये सब होता है उन लोगों को तो पेनल्टी तो लग ही गया 50,000 से 5 लाख तक और साथ ही साथ जेल। लेकिन एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, इन लोग जो डायरेक्टर्स होता है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। डिस्क्वालीफाई होने का मतलब है वो 5 साल तक कोई और कंपनी का डायरेक्टर नहीं हो सकता। तो ये सब है, अगर हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन किए तो ये सब हो सकता है। अब चलिए, ये तो हमें लॉ बता रहा है कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ठीक है, ये तो डर से हम लोग मेंटेन करेंगे। लेकिन बियॉन्ड द लीगल पेनल्टीज और क्या है जो हम लोग को क्यों मेंटेन करना चाहिए, देखिए अच्छे से समझिएगा। कभी भी अगर हम लोगों के पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं होता और डिपार्टमेंट हमारे ऊपर क्वेश्चन करता है और हम लोग उसको बुक्स ऑफ अकाउंट या फिर प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते हैं तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, अपना सो मोटो अपना डिस्क्रिशन से 144 सेक्शन के अंदर हमारे को हमारे ऊपर डिसीजन और ऑर्डर पास कर सकता है। इसका मतलब है वो अगर मान लिया कि हम लोग फ्रॉड है और हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो हमको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नहीं हमने फ्रॉड किया, भले हम लोग ना किया हो तो भी, ठीक है। पहला, ये लॉ के बाहर है,
फिर दूसरा, अगर मान लीजिए आपने कभी इनकम टैक्स में डिडक्शन ले लिया, मतलब पॉलिटिकल पार्टी का या फिर एलआईसी ये सब का, और आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, तो कल को अगर डिपार्टमेंट आपके पास नोटिस देगा तो आपको, आपके पास यू हैव नो ऑप्शन बस टू एक्सेप्ट द डिमांड, मीन्स आपके पास ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है। तो आपको रिकॉर्ड रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लोन एंड इन्वेस्टमेंट रिस्क, अब इसको आप वाइडर टर्म में समझिए। आप अगर मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे तो आप पहले मेरा कंपनी का क्या देखोगे, आप मेरा कंपनी का ग्रोथ देखोगे, मैं कितना अच्छा पोजीशन में हूँ वो आप देखोगे, फिर आप देखोगे कि मेरा सेल कैसे बढ़ रहा है, मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ। तो ये सबके लिए आपको क्या चाहिए, मैं अगर बोलूँगा कि मैंने 100 करोड़ किया तो आप बिलीव करोगे, नहीं करोगे। आपको एक प्रॉपर रिकॉर्ड चाहिए, हैंड्स प्रूफ कि नहीं ये इसने इतना सेल किया। तो इसके लिए भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, मतलब इन्वेस्टर को भी अट्रैक्ट करने के लिए आपका प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट होना ज़रूरी है। ये कोई लॉ नहीं बोल रहा है, लेकिन ये आपका बिजनेस के लिए ज़रूरी है। ऑपरेशनल हार्म, अब देखिए, ऑपरेशनल हार्म मतलब इंटरनल कंट्रोल। आप समझिए जैसे कि मान लीजिए आपके आपके हिसाब से आपने 10 कुंटल माल बेच दिया, ठीक है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट है ही नहीं, कुछ है नहीं, तो आपका स्टाफ ने बोल दिया नहीं आपने बस 8 कुंटल बेचा है। अब आपके पास प्रूफ है क्या, आप देखने के लिए कि आपका इतना बिका है या नहीं बिका है, क्योंकि उसके लिए भी आपको अपना स्टॉक चेक करना पड़ेगा, लेकिन स्टॉक भी आपका रिकॉर्ड नहीं है कि आपका पास कितना स्टॉक होना चाहिए। तो आपका अगर डॉक्यूमेंट सही नहीं है ना, तो आपका बिजनेस आज नहीं तो कल ना, बेईमान बेईमान आदमी लोग आपका बिजनेस के साथ बेईमानी कर सकता है। तो आपका खुद का अगर रिकॉर्ड प्रॉपर रहेगा ना, तो आपका बिजनेस कोई थर्ड पर्सन भी, अगर आप मान लीजिए, अगर आप वाइडर सोचिए, अगर आप बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, आप हर वक्त पॉसिबल नहीं है कि आप एक ही जगह पे रह के अपना बिजनेस का ऑपरेशन देख सकते हैं। आपने 3-4 ब्रांच खोला, आप हर जगह आप अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास क्या पावर रहेगा उसको सुपरवाइज करने के लिए, वो सब ब्रांच को सुपरवाइज करने के लिए, वो रहेगा आपका बुक्स ऑफ अकाउंट, आपका रिकॉर्ड्स। तो इंटरनल कंट्रोल अच्छा करने के लिए भी बुक्स ऑफ अकाउंट और अपना रिकॉर्ड्स अच्छा से मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ तो और एक बात, जैसे मान लीजिए अगर आपका प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, तो आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है ये आपके लिए अच्छा है, लेकिन बहुत लोगों के लिए ये अच्छा नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, मान लीजिए आपका आज आपका प्रॉफिट था 5 लाख, कल हुआ 7 लाख, फिर परसों हो गया, मतलब तीसरा साल हो गया, मतलब 12 लाख 13 लाख ऐसे करके। तो जितना आपका प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है ना, उतना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर नजर रखते जा रहे हैं। तो उस हिसाब से भी अगर आपका प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट हो तो कोई आपके ऊपर उंगली भी नहीं उठा सकता। तो अल्टीमेट में कंक्लूड ये करती हूँ ना, ये बुक्स ऑफ अकाउंट हमारे बिजनेस के लिए, हमारा इंटरनल कंट्रोल के लिए, हमें लॉज एंड रेगुलेशन को कंप्लाई करने के लिए, फ्यूचर में बड़ा बड़ा डिमांड ये सबसे बचने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ अगर आप लोग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो आप लोग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कीजिए। और अगर कोई भी, अगर आपको हेल्प चाहिए कि आपको किस टाइप से मेंटेन करना चाहिए, क्या 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 बुक्स है जो मुझे मैंडेटरीली ही बनाना चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको पक्का रिप्लाई करेंगे कि आपको कैसे मेंटेन करना चाहिए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।